हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल चौधरी कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम है पूजा चौधरी। तो काफ़ी दिन हो गए, आपका साइंस का पोर्शन काफ़ी रह गया है, तो हमने सोचा क्यों नहीं डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। लेकिन कोरोना वायरस के बारे में आपको बहुत लोग इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं वायरस के बारे में कि वायरस क्या है। देखिए, वायरस जो है वातावरण में जब रहता है तो मृत के समान रहता है, नॉन लिविंग की अवस्था में रहता है। लेकिन जब ये एंटर करता है किसी भी सेल के अंदर, जीवित सेल के अंदर, तो ये एक्टिव हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले वायरस, वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। विषाणु, इसका मतलब है टू पॉइजन। ऐसी कोई चीज जिसके अंदर विष भरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। तो देखो, सबसे पहली बार सर्वप्रथम वायरस को किसने देखा? सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, इवानोवस्की। इवानोवस्की, इन्होंने सर्वप्रथम वायरस को देखा था। और कब? 1892 में। किस में देखा? प्लांट का नाम था, प्लांट में देखा सर्वप्रथम इन्होंने, तो प्लांट का नाम था टबैको। टबैको प्लांट था। तो देखिए कि जो टबैको प्लांट की जो लीव्स थी उसमें क्या है, नेट लाइक स्ट्रक्चर की संरचना बन रही थी, होल्स हो रहे थे। तो इन्होंने लीव्स को हटाकर एक्सपेरिमेंट किया कि उस होल्स में कुछ माइक्रोब्स हैं जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं। उस इन्फेक्शन को इन्होंने नाम दिया टीएमबी। टीएमबी, उसकी फुल फॉर्म है टबैको मोजाइक वायरस। तो देखो, वायरस नाम इवानोवस्की ने नहीं दिया था, इन्होंने तो सिर्फ ओवरऑल माइक्रोब्स के बारे में देखा कि उस माइक्रोब्स को नाम दिया टबैको मोजाइक वायरस, जो इन्फेक्शन फैला रहा था लीव्स में। किस लीव्स में? टबैको की प्लांट की लीव्स में। तो देखो, वायरस किसने देखा? एक साइंटिस्ट थे, बेजरनिक। मार्टिनस बेजरनिक जिसे कहते हैं, मार्टिनस बेजरनिक। इन्होंने वायरस को नाम दिया। कौन से साइंटिस्ट थे? मार्टिनस बेजरनिक। एक नाम आपने सुना होगा, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, जो क्या करते थे? पाश्चीकरण करते थे। जैसे कि हमारे यहाँ दूध वगैरह का पाश्चीकरण होता है, पाश्चीकरण। तो इन्होंने सर्वप्रथम वायरस को आइसोलेट किया था। सर्वप्रथम किसने आइसोलेट किया था? लुईस पास्चर ने आइसोलेट किया था। और इन्होंने जो वायरस की खोज कब हुई? 1892 में। लेकिन इन्होंने वैक्सीन शुरू कर दी थी 1860 में ही। देखो, ये कहने के लिए कितनी बड़ी बात है कि वायरस को देखने से पहले ही इन्होंने वैक्सीनेशन शुरू कर दी थी। तो सर्वप्रथम इन्होंने वैक्सीन रेबीज को दी थी। सर्वप्रथम इन्होंने वैक्सीन रेबीज को दी थी, जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। ये था, एक वायरस था जिन्होंने सर्वप्रथम 1860 या 70 अप्रोक्स यहीं पे है, क्योंकि रेबीज को दी थी। और सेकेंडली इन्होंने दी थी एंथ्रेक्स को। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स एक वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है। लेकिन जो सेकेंडली जो वैक्सीन दी थी, टीकाकरण जो किया था, वो एंथ्रेक्स के लिए किया था। तो देखो, ये इवानोवस्की ने तो सिर्फ देखा था, आइडेंटिफाई किया था गुड़ के बारे में जो इसके करेक्टर्स थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको डिटेल से देखा गया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज हुई थी 1931-32 में, तो उसमें इसको डिटेल से देखा गया था। अब देखते हैं कि वायरस क्या? वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? आपके कई सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए। सर्वप्रथम ये किसने देखा? इवानोवस्की ने देखा। कब देखा? 1892 में देखा। और किस प्लांट में देखा? टबैको में, टबैको प्लांट में देखा। तो टबैको प्लांट में क्या नाम था? टबैको मोजाइक वायरस, टीएमबी।
तो वायरस नाम किसने दिया? मार्टिनस बेजरनिक ने। और इसका जो पार्सीकरण किया, सर्वप्रथम इसको आइसोलेट जो किया गया था वायरस को, तो वो किसने किया था? लुइस पास्टर ने। और वैक्सीनेशन भी किसने दी थी? लुइस पास्टर ने। सर्वप्रथम किसको दी थी? रेबीज को। सेकेंडली एंथ्रेक्स को। एंथ्रेक्स एक वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है। तो अब इसमें पॉइंट आते हैं कि किस कैटेगरी में इसको रखा गया था, वायरस को किस कैटेगरी में रखा गया था। तो इसको यूनिसेलुलर कहा जाता है, वायरस को यूनिसेलुलर कहा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय जीव। एक कोश के जीव वो होते हैं जिसमें एक ही कोशिका सारे फंक्शन करती हो, जैसे कि डाइजेशन का काम, रेस्पिरेशन का काम, ब्लड सर्कुलेशन का काम। तो वो कौन से जीव होते हैं? एक कोश के जीव होते हैं। तो इसको किस कैटेगरी में रखा गया था वायरस को? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो सेकेंडली आता है कि इसको नॉन लिविंग भी कहते हैं, नॉन लिविंग भी कहते हैं, क्योंकि मृत के समान होता है, निर्जीव इसको कहा जाता है। जब तक ये दूसरे सेल के संपर्क में नहीं आता तब तक ये निर्जीव होता है। तो इस कड़ी को, लिविंग के संपर्क में आने वाली कड़ी को क्या कहते हैं? कनेक्टिव, इसको लिखेंगे सजीव, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक, हिंदी में बोलते हैं इसको सहयोजी कड़ी। देखो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कनेक्टिंग लिंक का क्या है, क्या होती है। तो नॉन लिविंग और लिविंग को जोड़ने वाली जो चीज होती है वो होती है कनेक्टिंग लिंक होती है। तो देखो कोई भी स्पीसीज है या जाति है या कोई भी किंगडम है, उसको कौन जोड़ती है? कनेक्टिंग लिंक जोड़ती है। तो इसको हम होस्ट सेल भी कहते हैं, होस्ट सेल, होस्ट सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये जब तक होस्ट के मतलब दूसरी सेल के संपर्क में नहीं आता तब तक कैसा रहता है? नॉन लिविंग कहता है, रहता है। तो होस्ट सेल का हो या पैरासाइट, पैरासाइट दूसरी सेल पर ही डिपेंड रहता है। वायरस को जीवित रहने के लिए दूसरी सेल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें आगे हम ये देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप लोग ने देखा होगा कि वायरस कैसा होता है। जब हम वायरस को देखते हैं तो इस प्रकार दिखता है। देखो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किसकी होती है? उसे कहते हैं कैप्सिड। और किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। इसके अंदर क्या पाया जाता है? वायरस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। जैसे कि ये सेल है और सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस पाया जाता है। आप सभी लोग जानते हो न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड पाया जाता है उस एसिड को ही न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये न्यूक्लियस एसिड क्या होता है? ये न्यूक्लियस एसिड किससे मिलकर बना होता है? ये होता है डीएनए और आरएनए से मिलकर। और होता क्या है? ये एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जैसे कि हम में जो करेक्टर है वो हमारे बच्चों में जाएंगे तो किसके जरिए जाएंगे? डीएनए के जरिए जाएंगे। जो हमारे जो पेरेंट्स है, जो हमें करेक्टर्स आए वो किसके जरिए आए? डीएनए के जरिए आए। तो हमें ये डीएनए किस में मिलता है? विरासत में मिलता है। तो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना होता है? डीएनए से या आरएनए से। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब एक चीज और देखते हैं कि वायरस में या किसी भी एनिमल में या प्लांट में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। एक ही जीव में दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते। एक वायरस में
ये दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते, या तो डीएनए प्रेजेंट रहेगा या आरएनए प्रेजेंट रहेगा। हम आपको ऐसे भी इसे शो कर सकते हैं, या तो डीएनए प्रेजेंट रहेगा इसमें या आरएनए प्रेजेंट रहेगा। तो देखो मोस्टली डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड का होता है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड का होता है, इसकी संरचना ऐसी होती है। तो देखो डीएनए एक वायरस है जिसका नाम है अर्बो वायरस। अर्बो वायरस। देखो डीएनए होता कैसा है, डबल स्टैंडर्ड का, डबल स्टैंडर्ड का। लेकिन अर्बो वायरस एक ऐसा है जिसमें डीएनए कैसा पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड का, इसलिए इसको अपवाद कहा गया है, सिंगल स्टैंडर्ड का एक्सेप्शन में रखा गया है इसको। और जो बाकी के जो वायरस हैं वो किस में आते हैं, डबल स्टैंडर्ड में आते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं, बहुत सारे वायरस हैं, जैसे कि हर्पिस वायरस, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, सिंप्लेक्स वायरस। जैसे सेकंड आता है इसमें हिपेटाइट्स, हिपेटाइटिस वायरस, वैकिनिया वायरस। ये सारे वायरस कैसे हैं जिनमें डीएनए कैसा पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड का, वैकिनिया वायरस। आरएनए भी होता है जिसमें आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड का। तो कुछ वायरसेस इसमें भी पाए जाते, जैसे कि मम्प्स वायरस, ये कैसा होता है, पहले सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड का होता है। तो इसमें कौन से आते हैं, मम्प्स वायरस, जैसे मीसल्स वायरस, मीसल्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, जैसे रोटा वायरस। तो देखो हम आगे देखते हैं अब। तो वायरस किससे मिलकर बना हुआ होता है, डीएनए या आरएनए या प्रोटीन। तो यहां पे लिखेंगे हम न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन। वायरस किससे मिलकर बना हुआ होता है, न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन। तो जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो प्रोटीन जो होती है वो नॉर्मली होती है, वो घुल जाती है। लेकिन जो वायरस इफेक्ट करता है, जो हमारे अंदर जो सेल प्रेजेंट रहती है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। तो ये इसका जो डीएनए होता है वायरस का, ये अपनी सेल की जो संरचना होती है डीएनए की, तो ये अपनी डीएनए की संरचना में बदल देता है। तो हमारा जो डीएनए होता है, एक जीवित सेल का जो डीएनए होता है, उसकी संरचना को अपनी संरचना में बदल देता है। तो इसका मतलब है कि जब सेल का जो विभाजन होता है, सेल जब डिवाइड होती है, तो क्या है, डीएनए भी डिवाइड होता है। जब डीएनए डिवाइड होता है तो इसका डीएनए क्या काम करने लगता है, सेल को नष्ट करने लगता है। और वो बहुत सारे ऑर्गन में जब तक सेल पहुंच चुकी होती है, और फिर क्या है, ऑर्गन खराब होने लगेंगे। ऑर्गन खराब है तो फिर हमारे जीव की हत्या हो जाएगी। तो अब आगे देखते हैं कि ये फैलता कैसे है, वायरस फैलता कैसे, फैलता कैसे। आप देख रहे होंगे कि संपर्क के द्वारा फैल रहा है ये वायरस, कौन सा, कोरोना वायरस। तो इसका एकमात्र एक ही इलाज है, लॉकडाउन। तो ये वायु के द्वारा भी फैलता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, संपर्क के द्वारा, कीटों द्वारा। तो ऐसे ही कि अलग अलग तरीके से अलग अलग विषाणु का फैलना
निश्चय है। तो ये इस तरीके से फैलता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, संपर्क के द्वारा, कीटों के द्वारा, जैसे हम किसी सेल्स के या किसी ऑर्गन के संपर्क में आते हैं तो उसके द्वारा भी ये फैलता है। तो अब देखते हैं, हम इसकी साइज की तरफ पढ़ते हैं कि इसका साइज कितना होता है, तो इसका शेप क्या होती है। तो वायरस का जो साइज होता है वो 20 nm से लेकर 300 nm तक। nm का मतलब है नैनोमीटर। तो स्मॉलेस्ट जो वायरस होता है, स्मॉलेस्ट वायरस, तो वो है अर्बो वायरस, उसका नाम है अर्बो वायरस। इसका साइज होता है 20 nm। जो लार्जेस्ट वायरस है उसे कहते हैं पॉक्स वायरस, इसका साइज होता है 300 nm। तो अब ये देखते हैं कि जो प्रकृति की दृष्टि से या प्रकृति वातावरण में कितनी तरह का वायरस पाया जाता है। तो ये 3 टाइप का वायरस होता है अगर माने तो इसके टाइप ऑफ वायरस क्या देखते हैं, टाइप ऑफ वायरस। एक होता है एनिमल वायरस। जो वायरस एनिमल को इफेक्ट करे उसे क्या कहते हैं, एनिमल वायरस। तो इसमें कुछ नाम्स हैं जैसे कि रेट्रो वायरस, रीनो वायरस, हिपेटाइटिस वायरस, हिपेटाइटिस वायरस। आप इसे ले लीजिए कोरोना वायरस। तो ये क्या है कि एनिमल वायरस को में आते हैं, एनिमल वायरस में आते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसमें प्लांट वायरस। प्लांट वायरस क्या होता है कि जो प्लांट को इफेक्ट करे उसे क्या कहते हैं, प्लांट वायरस। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था टीएमवी, टबैको मोजाइक वायरस, टमेटो मोजाइक वायरस, जैसे पटेटो मोजाइक वायरस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब एक वायरस आता है जो कि हमारी बॉडी की रक्षा करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि वायरस हमारी बॉडी को इफेक्ट ही करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ वायरस ऐसे भी हैं कि जो हमारी बॉडी की रक्षा भी करते हैं, क्या बैक्टीरिया को नष्ट करके इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। तो उसे बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। तो इसका हिंदी होता है जीवाणु भोजी वायरस। हिंदी में नाम है जीवाणु भोजी वायरस, मतलब जो जीवाणु का भक्षण करता हो। टू किल इन बैक्टीरिया, किल बैक्टीरिया। जैसे हैजा, पीचिस, टाइफाइड। तो ये जो इनके जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, उस बैक्टीरिया के ऊपर इंफेक्शन करके उसको खत्म कर देता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल वायरस होते हैं। और इसमें जैसे आते हैं कि हार्मफुल वायरस है, जैसे HIV है, एड्स है, इन्फ्लुएंजा है। तो ये बहुत सारे वायरस हैं जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि बैक्टीरियोफेज वायरस गंगा के पानी में क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस, जिसके कारण क्या है, गंगा का पानी शुद्ध और पीने योग्य माना जाता है। तो इसके आगे हम कुछ वायरसेस के वो देखेंगे, शेप देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम कोरोना वायरस को ले लेते हैं। आकार जैसे कोरोना की शेप कैसे होती है, क्राउन शेप होती है, क्राउन शेप होती है। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे
पॉक्स वायरस। तो इसकी शेप कैसी होती है? ब्रिंक के आकार की, ब्रिंक शेप होती है, ईंट के आकार की। जैसे टीएमबी, टीएमबी की कैसी शेप होती है? रोड शेप होती है, रोड शेप होती है। तो ये कुछ साइज शेप था, आकार। जैसे कोरोना का क्राउन शेप जो होती है, क्राउन शेप के कारण ही कोरोना नाम पड़ा है इसका। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है।